बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूक्लियस से स्टार्ट करना है हमने आज, ठीक है। ये बेसिकली इनको क्या कहते हैं हम, मेन सिंड्रोम्स, ठीक है। मेन सिंड्रोम्स हैं और ये हमेशा हमारे पास ऑटोसोमल डोमिनेंट्स होंगे। एमसीक्यू आ जाता है ये कि मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूक्लियस जो होते हैं उनकी इनहेरिटेंस क्या होती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस है इनकी, ठीक है। तो ये जो तीनों है ना, मैन वन, मैन टू ए और मैन टू बी, ये तीनों आपस में इनकी डिजीजेस ओवरलैप कर रही होती हैं। पिट्यूटरी, पेंक्रियास, पैराथायरॉइड, ठीक है। अब इसमें ये होता है कि हमारे पास ये सारे मिल रहे हैं। अगर पिट्यूटरी, पेंक्रियास और पैराथायरॉइड का ट्यूमर है तो वो मैन वन में आएगा, ठीक है। इस तरह से फिर यहाँ से ले लेंगे पैराथायरॉइड, पैराथायरॉइड के साथ थायराइड आ जाए और थियोक्रोमोसाइटोमा हो जाए तो वो आ जाएगा मैन टू ए में। और मैन टू बी में क्या होगा, थायराइड कार्सिनोमा और साथ में थियोक्रोमोसाइटोमा, और एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, म्यूकोजल न्यूरोमास, ठीक है। मैन वन से लिया पैराथायरॉइड का न्यूक्लियस, उसमें ऐड हुआ थायराइड न्यूप्लाज्म फियोक्रोमोसाइटोमा, तो मैन टू ए बन गया। फिर मैन टू ए से लिया थायराइड न्यूप्लाज्म, जो कि मिडुलरी होता है, स्पेसिफिकली मिडुलरी कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड, फियोक्रोमोसाइटोमा, और साथ में एक ऐड किया मिकोजल न्यूरोमास, जिसमें तो ये कन्वर्ट हो गया मैन टू बी में, ठीक है। ये हो गया हमारे पास टू बी, और ये टू ए, ये वाला टू ए, ठीक है। और ये आ जाएगा वन। अब इसमें यही होता है कि हमारे पास बेसिकली ये चीजें, पिट्यूटरी का ट्यूमर है, पेंक्रियास का ट्यूमर, पेंक्रियाटिक ट्यूमर में फिर डिफरेंट आ जाते हैं, विलिंगर एलिसन सिंड्रोम, वाइपोमास, इंसुलिनोमास। अच्छा, इसमें जो है ना एमसीक्यू आ जाता है कि पेंक्रियाटिक ट्यूमर में सबसे कॉमन ट्यूमर कौन सा है, तो ये होता है वाइपोमास, ठीक है। वेजोक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड ट्यूमर, ठीक है। वेजोक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड का जो ट्यूमर होता है उसको बहुत ज्यादा कॉमन होता है अमंग द पेंक्रियाटिक ट्यूमर्स। उसके अलावा पैराथायरॉइड के अपने एडिनोमास आ जाते हैं। मैन वन ट्यूमर सप्रेसर जीन के साथ ये एसोसिएटेड होगा। ये इसकी प्रोटीन पूछ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने साथ में इसको करना है, ठीक है। मैन वन ट्यूमर सप्रेसर जीन जो है क्रोमोसोम 11 के ऊपर होती है, मैनिन के लिए कोड करी होती है। ये डिफरेंट तरह से एमसीक्यू आ जाता है कि मैनिन प्रोटीन जो है वो इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है, या हमारे पास ट्यूमर सप्रेसर जीन मैन वन इन्वॉल्व हो रही है। कौन सा क्रोमोसोम इन्वॉल्व हो रहा है, हमारे पास क्रोमोसोम 11 इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है आ जाता है, एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। एक मिनट, इसमें ना फिर हमारे पास फर्दर एक चीज है, इसमें लास्ट टाइम जे कैट में एमसीक्यू आ चुका है, इनका अदर नेम, ठीक है। मैन ए और मैन वन और जो मैन टू ए है ना, इनके फिर डिफरेंट नेम्स भी होते हैं। एक मिनट। अच्छा, तो ये हमने देख लेने हैं। मेन वन ए जो है ना, वन जो है इसको कहते हैं वर्नर सिंड्रोम भी कहते हैं, और मेन टू ए को सिपल सिंड्रोम भी कहते हैं। मैं आपको लिखवा देती हूँ, ये ना एमसीक्यू आ चुका है, लास्ट टाइम जे कैट का था। मेन वन का दूसरा नेम क्या है, मतलब वर्नर सिंड्रोम, ठीक है। बल्कि ऐसे नहीं पूछा हुआ था कि मेन वन का दूसरा नेम, उन्होंने ये इसके सिम्टम्स ये थे कि मतलब एडिनोमाज हैं, ठीक है, पेंक्रियाटिक ट्यूमर है और पिट्यूटरी ट्यूमर है, साथ में पैराथायराइड एडिनोमा है, ठीक है। और मैन वन ट्यूमर सप्रेसर जीन इन्वॉल्व हो रही है, इसलिए मेंशन किया। तो आंसर में कहीं भी मैन वन सिंड्रोम नहीं था, आंसर में वर्नर सिंड्रोम जो था वो इसका आंसर था, ठीक है। तो ये आपने देख लेना, ये जे कैट का एमसीक्यू आ चुका है, एक से दो बार आ चुका है कि इसका अदर नेम मैन वन का तो वो होता है हमारे पास वर्नर सिंड्रोम, ठीक है। अब इसी तरह से जो मैन टू ए है, इसका अदर नेम है सिप्पल सिंड्रोम, SIPPLE, ठीक है। मैन टू ए का अदर नेम आ जाएगा हमारे पास सिप्पल सिंड्रोम, ये भी एमसीक्यू में आ चुका है। और वर्नर सिंड्रोम मैन वन का अदर नेम, तो ये आपको इनके अदर नेम्स बताऊं, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें हमारे पास ना है क्या आ जाएगा, पैराथायराइड हाइपरप्लेजिया ऊपर से आया, उसके साथ मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड। अब ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड जो है ये किन सेल से राइज करता है, पैराफोलिकुलर सी सेल से, ठीक है। पैराफोलिकुलर सी सेल से राइज करता है, ये बहुत बार आ चुका है। और इनका जो ट्यूबर मार्कर होता है, इनमें जो ये स्क्रीट करते हैं, क्या करते हैं, कैल्सिटोनिन, ठीक है। बात आता है कि कैल्सिटोनिन कौन से ट्यूबर स्क्रीट करते हैं, मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड। मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड में न्यूक्लियस किन सेल्स का हो रहा होता है, पैराफोलिकुलर सी सेल्स का, ठीक है। तो ये आपने देख लेना है।
उसके अलावा इसमें हमारे पास फियोक्रोमोसाइटोमा होता है। अब ऊपर जो है हमारे पास जो जीन थी वो MEN1 थी, ठीक है, MEN1 ट्यूमर सप्रेसर जीन थी जो कि मेनिन प्रोटीन बना रही थी। अब यहाँ पे हमारे पास ना RET1 जीन है, प्रोटोऑन्कोजीन है, ये ट्यूमर सप्रेसर जीन थी। MCQ आ सकता है, MEN1 में जो जीन इन्वॉल्व होती है तो ये होती है ट्यूमर सप्रेसर जीन, लेकिन जो RET है ये हमारे पास प्रोटोऑन्कोजीन होती है, ठीक है। और ये यहाँ पर टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर के लिए कोड करती है, इसके लिए ट्यूमर क्रोमोसोम 10 है, ऊपर 11 था, ठीक है। फिर मैंने 2B में मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा फियोक्रोमोसाइटोमा के साथ म्यूकोजल न्यूरोमास मिलते हैं, ये अक्सर आ जाता है मार्फिनाइड हैबिटस, ठीक है, और म्यूकोजल न्यूरोमास के साथ एसोसिएशन, म्यूकोजा के जो ट्यूमर्स होंगे, ठीक है, म्यूकोजा में आपको इस तरह से ना ग्रोथ्स मिल रही होंगी, म्यूकोजल टिश्यू जहां जहां भी होगा, इसमें भी RET जीन की म्यूटेशन होती है, ये आपने देख लेना है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने निमोनिक भी दिया है। MEN1 में 3 पीस है, पिट्यूटरी पैराथायराइड पेंक्रियास का कैंसर। MEN2 है, नाम से 2 लगे तो इसमें 2 पीस है, पैराथायराइड फियोक्रोमोसाइटोमा, और MEN2B में जस्ट फियोक्रोमोसाइटोमा है। अब पेंक्रियाटिक आइलेट सेल ट्यूमर्स आ जाते हैं, ठीक है, इसमें पेंक्रियाटिक सेल्स के ट्यूमर्स है ना, इंसुलिनोमास, ठीक है, ग्लूकागोनोमा और स्मेटोस्टेटिनोमा, ठीक है, इसमें इंसुलिन ज्यादा होगी। पेंक्रियाटिक बीटा सेल का ट्यूमर है, ऊपर ओवर प्रोडक्शन होगी, हाइपोग्लाइसीमिया होगी। इसमें मैंने आपको लास्ट टाइम पहले भी बताया था, इंसुलिनोमा और एक्सोजिनस एक्सेसिव इंसुलिन में डिफरेंशिएट करने के लिए ना हम बॉडी के अंदर चेक करते हैं इंसुलिन लेवल और साथ में ना सी पेप्टाइड लेवल, ठीक है, इंसुलिन और सी पेप्टाइड लेवल चेक करेंगे। तो अगर हमारे पास क्या होगा कि इंसुलिन जो है वो भी इंक्रीज होगी और सी पेप्टाइड भी इंक्रीज होंगे, तो उसमें हमारे पास वो शो करेगा कि एंडोजिनस इंसुलिन इंक्रीज है, इंसुलिनोमा है, अगर सी पेप्टाइड भी साथ इंक्रीज हो। लेकिन अगर सी पेप्टाइड साथ में इंक्रीज नहीं होगा तो इसका मतलब एक्सोजिनस इंसुलिन कहीं से ज्यादा आ गई है बॉडी में ना। तो ये मैंने आपको इंसुलिन के साइंसिस में बताया था कि पहले प्री प्रो इंसुलिन बनती है, फिर प्री इंसुलिन बनती है, उसके बाद जो हमारे पास एक्टिव इंसुलिन बनती है उसमें इसके साथ सी पेप्टाइड होता है। जो एंडोजेनस इंसुलिन होती है वो अलोंग विथ सी पेप्टाइड आती है हमारे पास, ठीक है। तो अगर सी पेप्टाइड भी साथ में इंक्रीज होगा ना, तो इसका मतलब ये है कि इंसुलिनोमा है, ठीक है। अब वो बता रहे हैं वर्सेस एक्सोजेनस इंसुलिन यूज के, एक्सोजेनस इंसुलिन यूज में हमें सिर्फ इंसुलिन ज्यादा मिलती है जो बाहर से आई हुई है, सी पेप्टाइड ज्यादा नहीं होगा। और वो कह रहे हैं कि जो इंसुलिनोमा है ना 10% केसेस में, वैसे जो हमारे पास पेंक्रियाटिक ट्यूमर होते हैं ना MEN1 में, वो ज्यादातर वाइपोमास ही होते हैं, ठीक है, वो MCQ आता है, VIP वाइपोमास जो है ना वो आ रहे हैं इसमें। लेकिन 10% केसेस में इंसुलिनोमास होते हैं, बहुत कम रेयर केसेस में ना, वैसे वो मोस्ट कॉमन पूछते हैं पेंक्रियाटिक ट्यूमर उसके। फिर इसका विपल ट्राइड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि विपल ट्राइड किस में आता है, हमें मिलता है इंसुलिनोमा में विपल ट्राइड मिल रहा है, एक ये MCQ, ठीक है। और फिर विपल ट्राइड में होता क्या है, लो ब्लड ग्लूकोज, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल लो होगा, साथ में ना हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स भी पेशेंट में आ रहे हैं, लिथार्जी, सिनकपी, डिप्लोपिया वगैरह। और जैसे ही उसको प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करेंगे, सारे सिम्टम जो है ना वो उनकी रेजोल्यूशन हो जाएगी, इसको कहते हैं विप्पल ट्राइड, ठीक है। ना सिर्फ हाइपोग्लाइसीमिया मिल रहा है, बल्कि वो हाइपोग्लाइसीमिया के जो साइन एंड सिम्टम्स है वो रिजोल्व भी हो रहा है जैसे ही हम ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करते हैं। तो लो ब्लड ग्लूकोज, सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, नॉर्मलाइजेशन ऑफ द प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल काज रेजोल्यूशन ऑफ द सिम्टम, ठीक है। ये इंसुलिनोमा हो जाएगा। इसके बाद आता है ग्लूकागोनोमा। ग्लूकागोनोमा में हमारे पास क्या होता है कि पेंक्रियाटिक अल्फा सेल्स, हमने पढ़ा था ग्लूकागोन कहाँ से आ रहा है, पेंक्रियास के अल्फा सेल से आ रहा है, ठीक है, वहां से ग्लूकागोन की प्रोडक्शन होगी, ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकागोन। इसमें वो 6 Ds आ जाएंगे, डर्माटाइटिस, ठीक है, डायबिटीज और DVT, डिक्लाइनिंग वेट, डिप्रेशन, डायरिया, ये आपने देख लेना है। अभी ये सारा कुछ होगा ना, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा होगा, डायबिटीज करा रहा होगा, DVT कराएगा, ठीक है, वेट डिक्लाइन कराता है ग्लूकागोन, ये सारा आ जाएगा। फिर है स्मेटोस्टेटिनोमा, इसमें डेल्टा सेल है। बेसिकली हमने जो 3 सेल्स पढ़े थे ना, अभी आप लोगों ने मुझे साथ में बताना है, पेंक्रियाटिक बीटा सेल्स वाला कहाँ पढ़े थे, मैंने कहा था इनकी लोकेशन आपको पता हो। बीटा सेल्स की लोकेशन क्या थी पेंक्रियास के अंदर, जल्दी जल्दी बताएं, टेक्स्ट में जल्दी से बताएं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में हमने पढ़ा था ना कि इनकी स्पेसिफिक लोकेशन, और मैंने आपको कहा था ये इंपॉर्टेंट MCQ है, JCAT में भी आ चुका है। तो जो बीटा सेल्स होते हैं ना ये सेंटर में पड़े होते हैं, ठीक है। अल्फा सेल्स जो होते हैं ये पेरिफेरी में होते हैं। और उसके अलावा हमारे पास जो स्मेटोस्टेटिन है ये इंटरस्प्रेड होते हैं, कहीं कहीं पड़े होंगे जगह जगह पे ना, ठीक है। ऐसी है, अल्फा सेल जो है वो पेरिफेरी में है, बीटा सेल सेंट्रल में,
ठीक है, अल्फा वाले आ जाएंगे हमारे पास पेरिफेरी में। और उसके बाद जो हमारे पास आ जाते हैं स्मेटोस्टेटिन, ये इंटरस्प्रेड होते हैं। ये एमसीक्यू था कि डेल्टा सेल जो है ना, डेल्टा सेल, ये लास्ट अक्टूबर वाले जेकेट में एमसीक्यू था कि ये कैसे पड़े हुए हैं ना पेंक्रियाज में, आइलेट्स ऑफ द पेंक्रियाज में। तो उसमें यही मेंशन था कि इंटरस्प्रेड होते हैं, ठीक है, जगह मिक्स पड़े हुए हैं, कहीं ना पेरिफेरी में प्रॉपर है ना सेंटर में प्रॉपर है। इसकी वजह से स्मेटोस्टेटिन की प्रोडक्शन ज्यादा होगी। ठीक है, अब हमने पढ़ा था ना स्मेटोस्टेटिन जो है वो क्या करता है, अगर आपको याद हो जीआईटी में मैंने आप लोगों को ये स्पेसिफिकली इसको इम्पोर्टेंट देखकर पढ़ाया था कि आप जो स्मेटोस्टेटिन होता है ना वो अदर हार्मोन्स की सिक्रीशन को कम करता है, स्पेसिफिकली जीआईटी के जो अदर हार्मोन है जैसे कोलिसिस्टोकाइनिन, ग्लूकागोन, इंसुलिन, ठीक है, जीआईपी, इन सब की सिक्रीशन को ये कम कर रहा होता है। और इसका भी वही काम है कि ग्लूकोज इंटॉलरेंस कराता है, डायबिटीज वगैरह। अब ये बाकी हार्मोन्स की सिक्रीशन कम हो रही है, जैसे प्रोकोलिसिस्टोकाइनिन नहीं बन रहा, पैंक्रियाटिक हार्मोन्स नहीं आएंगे, तो जो है फैट की सही से डाइजेशन नहीं होगी, तो स्टीएटोरिया होगा, ठीक है, गॉल स्टोन्स बनेंगे, एक क्लोरोहाइड्रिया। तो ये सारे इसके साइन सिम्टम्स है। इसमें हमने क्या करना है, इस ट्यूमर किया तो सर्जिकल डिसेक्शन कर देंगे या ऑक्टेरोटाइड देते हैं जो कि स्मेटोस्टेटिन का एनालॉग होता है। फिर आ जाते हैं हमारे पास कार्सिनाइड ट्यूमर्स, ये न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स हैं, ठीक है। ये एमसीक्यू आ जाता है कि ये मोस्ट कॉमनली इंटेस्टाइन या फिर लंग को इन्वॉल्व करते हैं। अब इसमें न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स में वो कह रहे हैं कि सिक्रीटोनिन ज्यादा होती है, ये जो है ना सीरोटोनिन, सॉरी 5-HT जो है ना, सीरोटोनिन जो है ना ये एक्सक्रीट करते हैं। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर जो है ये सीरोटोनिन एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। अब इस सीरोटोनिन जो एक्सक्रीट करेंगे ये क्या होगा कि वो लीवर में जाएगी, लीवर में इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ना इसकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन की वजह से सिम्टम्स आएंगे, जैसे कि ना एपिसोडिक फ्लशिंग, डायरिया, वीजिंग, ठीक है। इस ये जिसे कहते हैं कार्सिनाइड सिंड्रोम। बेसिकली आपको पता हो कि 5-HT जो है इसकी प्रोडक्शन हो रही है, उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है लीवर के अंदर, और लीवर के अंदर जब उसका मेटाबॉलिज्म होगा तो उसकी वजह से वो जब सर्कुलेशन में जाएगा मेटाबोलाइज होकर तो वो सिम्टम्स कराएगा, जिनको हम कह रहे हैं कार्सिनाइड सिंड्रोम, ठीक है। नियोसिन डेफिशिएंसी भी इन पेशेंट में होती है, प्लेग्रा, ये एमसीक्यू आ सकता है, कार्सिनाइड ट्यूमर्स वाले जो पेशेंट है इनमें प्लेग्रा भी मिल रहा होता है, नियोसिन डेफिशिएंसी। अब इसमें हिस्टोलॉजी में क्रोमोग्रेनिन ए पॉजिटिव होते हैं, सेनेप्टोफाइसिन पॉजिटिव होते हैं, ये एमसीक्यू आ सकता है। वही ट्विन सर्जिकल रिमूवल या स्पेटोसेटिन एनालॉग। इसमें रूल ऑफ थ्री देख लो, 1/3 मेटास्टाइज करते हैं, 1/3 में मिलिग्नेंसी के चांसेस है, 1/3 मल्टीपल है, ठीक है। आपको बस बेसिकली ये बताओ कि कार्सिनाइड ट्यूमर मोस्ट कॉमनली होता है इंटेस्टाइन में या लंग्स में। मोस्ट कॉमनली ना इंटेस्टाइन में है, फिर इंटेस्टाइन में भी ना मोर प्रिसाइजली देखे तो अपेंडिक्स में ना सबसे ज्यादा कॉमन होता है ये, ठीक है। और फिर उसके बाद ये सेरोटोनिन प्रोड्यूस करता है। कार्सिनाइड सिंड्रोम में क्या क्या हो जाएगा, एपिसोडिक फ्लशिंग, डायरिया, वीजिंग वगैरह। और ट्रीटमेंट हम इसकी सर्जिकल सेक्शन मेनली कर रहे हैं। जो लिंगर एलिसन सिंड्रोम, ये गैस्ट्रिनोमा होता है, ठीक है, ड्यूडेनम या पेंक्रास का, ठीक है। गैस्ट्रिन ज्यादा क्रिएट होगा, एसिड सिक्रीशन। गैस्ट्रिन फिर क्या करता है, स्टमक को जो है प्रोवोक करता है कि वहां से HCl ज्यादा प्रोड्यूस हो, उसकी वजह से ना जब गैस्ट्रिन ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो एसिड ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब जब एसिड ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो एब्डोमिनल पेन, पेप्टिक अल्सर डिजीज, ठीक है, डायरिया, ये सारे साइन एंड सिम्टम्स आ रहे होंगे इंक्रीज एसिड की वजह से। और ये भी रोलिंग एलिसन सिंड्रोम हमने पीछे पढ़ा था, पेंक्रियाटिक ट्यूमर है जो कि मेन वन में आ सकता है। अब है डायबिटीज मिलाइटिस की ट्रीटमेंट, ठीक है। डायबिटीज मिलाइटिस की ट्रीटमेंट में ना आपने हमने ये देखना है कि बेसिकली इसकी ड्रग्स पहले देख लेते हैं कि हमारे पास क्या होती हैं, कि बायोगोनाइड्स हैं, थायाजोलिडाइनिडायोन्स हैं, ठीक है, SGLT2 इनहिबिटर्स हैं, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स, GLP1 एनालॉग, DPP4 इनहिबिटर। अब इसमें ना पहले हम सल्फोनाइल यूरिया से देखते हैं, सल्फोनाइल यूरिया, मेग्लीटिनाइड, ठीक है। इनका काम क्या होता है कि ये ना हमारे पास इंसुलिन की सिक्रीशन करा रहे हैं पेंक्रियाटिक बीटा सेल से। बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास अगर पेंक्रियाटिक बीटा सेल है ना, वहां से ये पोटेशियम चैनल्स के ऊपर जाके एक्ट करते हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या कराना होता है कि मतलब एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट कराएंगे, और एट द एंड इन्होंने क्या करना है कि बीटा सेल से ना पेंक्रियास को रिलीज कराना है वेसिकल्स की फॉर्म में, पेंक्रियास, सॉरी, पेंक्रियास के बीटा सेल से इंसुलिन की वेसिकल्स को ओपन करा के रिलीज कराना होता है, ठीक है। आपको बस ये इतना पता हो कि पेंक्रियाटिक बीटा सेल से सल्फोनाइल यूरियाज जो है इंसुलिन की सिक्रीशन कराते हैं, ठीक है। ये हो गया। और दूसरा हमारे पास GLP1 एनालोगिया होते हैं कि ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड, यानी कि ग्लूकागोन जैसे ही ये पेप्टाइड है जो कि GLP1 एनालोग। और इन्होंने क्या करना है, ये DPP4 इनहिबिटर, ये ना ग्लूकागोन के रिलीज को कम करते हैं। ऑब्वियसली जब ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड अगर आ गया है, ठीक है, तो वो ग्लूकागोन के रिलीज को कम करेगा। ग्लूकागोन के रिलीज को कम करेगा तो ग्लूकागोन हमने क्या पढ़ा था कि डायबिटीज कराता है, ठीक है, ग्लूकोज इंटॉलरेंस कराता है। जब ग्लूकागोन कम होगा तो ग्लूकोज जो है
वो उसकी जो है इंटॉलरेंस भी कम होगी, ठीक है। तो ये पैनक्रियाटिक अल्फा सेल से ग्लूकागोन के रिलीज को कम करता है। और ये ना डाइपेप्टाइल पेप्टाइडेज एंजाइम होता है, उसके इनहिबिटर भी हम दे सकते हैं। ये जो होता है ना, ये डाइपेप्टाइल पेप्टाइडेज एंजाइम, इसने जीएलपी को ही इनहिबिट करना होता है, ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड को। तो हम इस एंजाइम का इनहिबिटर दे देंगे तो उसका भी वही रोल होगा जो कि जीएलपी 1 एनालॉग का होगा। फिर अल्फा वन ग्लूकोसाइडेज है। अल्फा वन ग्लूकोसाइडेज क्या करता है, ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन को कम करता है। ये ना पोस्ट पार्टम कह रही हूँ, पोस्ट प्रैंडियल जो होता है हमारे पास ग्लूकोज है ना, उसको कम करेगा अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, इंटेस्टाइन से ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन को कम करके। फिर SGLT2 इनहिबिटर है, ये हमारे पास ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन को कम करता है इंटेस्टाइन से, ठीक है। और लीवर में क्या होगा कि ग्लूकोज की प्रोडक्शन, अच्छा ये जो है हमारे पास आ जाती है जो मेटफॉर्मिन में, स्पेशली बाइगोनाइड जो है ना, वो मेटफॉर्मिन का पार्ट है। इन्होंने क्या करना है कि ये एडिपोज टिश्यू और स्केलेटल मसल में इंसुलिन की